गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीक में हमने स्टार्ट की थी एमएससी फाइनल का 10th पेपर जो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। बायोटेक्नोलॉजी में हम एमएससी फाइनल में हम बायोटेक्नोलॉजी पेपर की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो है पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे। प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था टाइप्स ऑफ कल्चर। संवर्धन जो हम करते हैं, तो कल्चर करते हैं, वो किस किस टाइप्स के होते हैं। ये टाइप्स हम लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर मीडियम कि कल्चर मीडियम कैसा है, जैसे सॉलिड कल्चर मीडियम है या फिर जैसे सेमी सॉलिड है या फिर लिक्विड कल्चर मीडियम है। उसके बेसिस पे हमने केलस कल्चर और सेल सस्पेंशन कल्चर की बात की थी। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कौन सा यूज ले रहे हैं, उसके बेसिस पे कल्चर किस किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक्सप्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था। एक्सप्लांट क्या है? प्लांट पार्ट यूज्ड इन पीटीसी। प्लांट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट पार्ट यूज लेते हैं उसे हम बोलते हैं एक्सप्लांट। जैसे लीफ प्राइमोर्डिया है, ये लीफ का कोई एक्साइज पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, रूट का पार्ट है, फ्लोवर का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट कौन सा यूज लेते हैं, इसके आधार पे अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में। ये हमारा इंट्रोडक्टिव सेक्शन है। हम अभी पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टिव ही पढ़ रहे हैं, डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, जो अपनी अगली यूनिट में है डिटेल से। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा प्रोटोप्लास्ट के बारे में बता देता हूँ कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। आपने 2-3 वर्ड सुन रखे हैं, जैसे साइटोप्लाज्म। ये आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ें मुझे वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक रिकॉल करवा देता हूँ। साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ होता है, और उसी तरीके से या प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि अगर हम सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये हमारी एक सेल है, ना मैंने इसको एनिमल सेल कहा है ना ही प्लांट सेल कहा है, तो एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। सेल की सबसे जो लिविंग आउटर कवरिंग होती है, लिविंग आउटर कवरिंग, प्लांट्स में भी चाहे एनिमल्स में भी, प्लांट्स में आउटर कवरिंग प्लांट सेल वॉल होती है, लेकिन अगर हम लिविंग आउटर कवरिंग की बात करें तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन। वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इन सब को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज होती है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, चाहे एनिमल सेल ले लो चाहे प्लांट सेल ले लो, क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो भी चीजें हैं उन सब को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उन सब को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियस को हम हटा दें, इस न्यूक्लियस को हटा दें तो प्रोटोप्लाज्म में जो चीजें बचती हैं इन सब को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इन सब को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म तो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जिनमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, सेल कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस है, डीएनए है, ये सारी चीज़ें
प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे क्रोमेटिन है, डीएनए है, क्रोमोसोम्स है। और न्यूक्लियस को हम अगर अलग कर दें तो जो चीज़ें बचती हैं, सेल ऑर्गेनल्स बचते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैं, इनके लिए प्रोटोप्लाज्म की बजाय वर्ड यूज में लेते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है लिविंग पार्ट ऑफ सेल कंसिस्टिंग सेल ऑर्गेनल्स कोमा न्यूक्लियस विदाउट सेल वॉल। बिना सेल वॉल के जो प्लांट सेल का पार्ट बचता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। अब बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है? प्रोटोप्लास्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का, वो ये कहता है कि प्लांट सेल्स अगर हम उनसे प्रोटोप्लास्ट निकाल लें, प्लांट सेल से हम प्रोटोप्लास्ट निकाल लें, तो प्रोटोप्लास्ट है वो अपने आप को इंड्यूस्ड करवा लेता है। प्रोटोप्लास्ट कैन बी इंड्यूस्ड टू reform cell wall and divide to form callus when appropriate nutrient medium and aseptic conditions। ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रिंसिपल है। ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रिंसिपल है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रोटोप्लास्ट को अगर अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट कंडीशन और एसेप्टिक कंडीशन दी जाएं तो वो प्लांट सेल वॉल रिफॉर्म कर सकता है और कैलस बना सकता है। प्लांट सेल वॉल रिफॉर्म करके कैलस बना सकता है। ये प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है ये मेनली किस काम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस हैं, मेनली ये यूज्ड होता है जो हम वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त करते हैं वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर को काम में लेते हैं। एक्वायरिंग वायरस फ्री जर्मप्लाज्म। दूसरा, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करना हो उस जगह प्रोटोप्लास्ट कल्चर काम में आता हो। कोई इंट्राजेनेरिक या इंट्रा स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन करना हो, आपको जीन्स को मैनिपुलेट करवाना हो, उस जगह प्रोटोप्लास्ट कल्चर काम में आता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर मेनली यूज में होता है। वहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को जब एक जीन्स एक्सरसाइज करके दूसरे स्पीसीज में हम एंटर करवाते हैं, रिकॉम्बाइन करवाते हैं, तो जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है उससे प्लांट सेल वॉल्स डिवाइड नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर काम में आता है। इससे प्लांट हाइब्रिड्स आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए कि प्रोटोप्लास्ट को प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ मेथड्स हैं।
फॉर एक्वायरिंग प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके हैं, जिनमें जैसे या तो मैकेनिकली सेल वॉल को एक्सरसाइज कर दो, ब्रेक कर दो, ये थोड़ा कम पॉसिबल होता है, या फिर दूसरा तरीका है सेल वॉल को जो हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स हैं उनसे डाइजेस्ट कर लो। अब सेल वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उस हिसाब से हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स काम में लेते हैं, जैसे सेलुलेज है, हेमीसेलुलेज है, पेक्टिनेज है, ये एंजाइम काम में लेते हैं और इनसे सेल वॉल को डाइजेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही कंडीशंस के लिए हमें जो पीएच है वो एसिडिक रखनी पड़ेगी। पीएच है वो नॉर्मली 5.5 से 5.8 के बीच में रखते हैं, स्लाइट एसिडिक रखते हैं। इन दोनों ही मेथड से आप सेल वॉल को ब्रेक करवाने के बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन करवा लो। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे तो जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे, सुपरनेटेंट के फॉर्म में आ जाएंगे और प्लांट सेल्स जिसकी हाई डेंसिटी की वजह से वो आपको अलग प्राप्त हो जाएगी, जो प्रोटोप्लास्ट है वो अलग प्राप्त हो जाएगा। ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बारे में बेसिक सी हमने जानकारी ली। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के बाद में हम बात करते हैं, सेकंड टाइप है हमारा ऑर्गन कल्चर। यहां पर वर्ड आ रहा है ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, कि एक ऐसा कल्चर जिसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को आप कल्चर करवा रहे हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को आप कल्चर करवा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कल्चर कहते हैं। ऑर्गन कल्चर की अगर डेफिनेशन की हम बात करें, कल्चर इन विच वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म of growth can be continuously maintained. For example, culture of लीफ प्रिमोडिया। अब हमें पता है लीफ प्रिमोडिया से लीफ ही बनेगी, तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ कल्चर है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कल्चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कल्चर कहते हैं। यहाँ पर ऑर्गन कल्चर में कोई केलस नहीं बनता। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ केलस नहीं बनता। केलस क्या होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, डिसऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, उसे हम केलस कहते हैं। ऑर्गन कल्चर में कोई केलस नहीं बनता, एक फिक्स जो पैटर्न है, जो ग्रोथ है वो चलेगी। ऑर्गन कल्चर है ये दो टाइप का होता है। एक होता है डिटरमिनेट ऑर्गन कल्चर और एक इनडिटरमिनेट ऑर्गन कल्चर। डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ऑर्गन कल्चर। डिटरमिनेट ऑर्गन कल्चर में
जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ हम मेंटेन, कंटिन्यूअसली मेंटेन रहने की बात कर रहे हैं, ये ग्रोथ एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है। कल्चरिंग एक्सप्लांट शो लिमिटेड ग्रोथ। कल्चरिंग एक्सप्लांट लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। जैसे डिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर में हम कल्चरिंग एक्सप्लांट जो काम में लेते हैं वो लेते हैं जैसे लीफ प्रिमोर्डिया। अब लीफ प्रिमोर्डिया है, ये लीफ बनाएगा। इसी तरीके से हम काम में लेते हैं जैसे फ्लोरल प्रिमोर्डिया, ये एक लिमिटेड ग्रोथ करेगा, फ्लावर बनाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर। इनडिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर में क्या होता है, जो एक्सप्लांट है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। जब उसे कल्चर करते हैं तब ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। अनलिमिटेड ग्रोथ शो में जैसे हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम्स, चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम लो चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम लो, ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम लेकर हम ऑर्गन कल्चर करवा रहे हैं तो वो इंडिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर होगा। और जैसे लीफ प्रिमोर्डिया, फ्लोरल प्रिमोर्डिया लेकर हम अगर कल्चर करवा रहे हैं तो वो होगा डिटर्मिनेट ऑर्गन कल्चर। ये बेसिक सी चीज है ऑर्गन कल्चर के बारे में। यहीं पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। मेरिस्टेम कल्चर, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जो वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर की सबसे बेस्ट मेथड है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर में क्या होता है, तो मेरिस्टेम के पार्ट्स हैं जो टिप ऑफ प्लांट्स होती हैं, उन्हें हम कल्चर करवाते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांट्स कैसे प्राप्त होते हैं, इनका क्या कोरिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन ये है कि मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसकी सेल्स एक्टिवली डिवाइड होती रहती हैं और इतनी तेजी से वायरस अपने आप को इन्फेक्ट नहीं कर पाता। वायरस उस होस्ट प्लांट में इन्फेक्ट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, इसलिए उन सेल्स में वायरस का इन्फेक्शन अपेक्षाकृत कम होता है। मेरिस्टेम कल्चर क्या है, अगर इसकी बेसिक सी डेफिनेशन की बात करें हम, इन विट्रो ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम में जैसे एपिकल मेरिस्टेम भी आ सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो या शूट एपिकल मेरिस्टेम हो, या एक्सिलरी मेरिस्टेम, तो लेटरल मेरिस्टेम वगैरह आते हैं, इंटरकेलरी मेरिस्टेम है, ये इनको इन विट्रो ग्रोथ करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर के अंदर इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एन already existing meristem into प्लांटलेट्स। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेरिस्टेम का ही कल्चर करवाते हैं, मेरिस्टेम कल्चर से नए मेरिस्टेम नहीं बना सकते। दिस मेथड डू नॉट
फॉर्म न्यू मेरिस्टेम्स। इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, इनका प्रोडक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। उसके अलावा हम बात करें तो कुछ डिजायर्ड जो जीनोटाइप्स होते हैं उनका मास प्रोडक्शन करने के लिए भी मेरिस्टेम कल्चर यूज में लेते हैं। खूब सारे प्रोजेनी बनाने के लिए भी ये मेरिस्टेम कल्चर के बारे में हमने बात की। थैंक यू। अगली क्लास में हम कुछ कल्चर्स के और टाइप्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।